तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों के लिए कहानियां नहीं ला पा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। पर दोस्तों, मुझे ज़रूरत है आपके साथ की, बाकी मैं कहानियां तो लाता ही रहूंगा। वैसे बता दूं कि हमारी आज की कहानियां बड़ी ही मज़ेदार होने वाली हैं। मैं मानता हूं कि मैंने आने में देरी करी, लेकिन सच कहूं तो ये कहानियां आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस इसी तरह दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो आप कहानियां सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं मुंबई के महिम इलाके का रहने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि मैं चौल में रहता हूँ। वैसे मुंबई में जो लोग रहते हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा कि चौल का क्या सिस्टम होता है। दोस्तों, मेरे घर के सामने एक अंकल थे। हम लोग उनको रहमान चाचा बुलाते थे। रहमान चाचा बहुत पहले से ही झाड़ फूक में लगे रहते थे। पर एक दिन की बात है, ऐसे ही एक दिन कब्रिस्तान में उनको जिन्न को कब्जा करने का तरीका मिला, तो वो दिन भर वही काम किया करते थे। सच कहूं तो जब से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो हमारे चौल में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। जैसे कि कभी अचानक से लाइट चली जाती या फिर रोने की आवाजें आने लगती। पर रहमान चाचा ये तरीका ठीक से नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जिन्नात उनके शरीर में आ गया। फिर अचानक से वो पागल से हो गए। वो लगभग मरने ही वाले थे। पर एक दिन हम सबने मिलकर एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने उस जिन्न से बात की। जिन्न ने कहा कि इसका परिवार हमसे 40 दिन लगातार माफ़ी मांगे, वो भी रात के 12 बजे कब्रिस्तान पर आकर। इसके बाद जब उन्होंने ऐसा ही किया, तब जाकर कहीं वो जिन्न उनके घर से चला गया। साथ ही दोस्तों, एक और कहानी है जो मेरी दादी मुझे सुनाती है। मेरी दादी का नाम मालानबी है। उस वक्त उनकी शादी हुई ही थी। गांव में मेरे दादा तांगा चलाने का काम करते थे। एक बार देर रात मेरे दादा दादी रात के वक्त घर आ रहे थे। रास्ते में उनसे एक औरत ने लिफ्ट मांगी। मेरे दादा ने चुपचाप से बैठा लिया, लेकिन इसके बाद एकदम से तांगे का वजन इतना ज्यादा हो गया कि दादा एकदम शॉक्ड हो गए। थोड़ी देर बाद दादी ने उसके पैरों की तरफ देखा जो कि उल्टे थे। पर दोस्तों, मेरी दादी हिम्मत वाली थी। उन्होंने दादा को बोला, सीधा घर लो। वो लोग जब घर के पास पहुंचे, तब कहीं मेरी दादी ने उनके पिताजी को यह बात बताई। और दोस्तों, मेरे परदादा बहुत बड़े मौलवी थे। उन्होंने अपनी छड़ी में कुछ पढ़कर छड़ी को जमीन पर मारा। उनका कहना था कि उनका ऐसा करने से वो 10 कदम दूर हो रही थी। ऐसा करते करते वो शमशान के पास पहुंची और बोलने लगी कि आज तेरी बेटी बच गई है। इतना कहकर वो अचानक कहीं गायब हो गई। ये सारी बातें दोस्तों मेरे परदादा ने बताई। उन्होंने कहा कि वो एक साया था, एक ऐसी हवा जो अगर किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो हो ना हो उसको नस्तनाबूद कर देती है। दोस्तों, सच कहूं तो आजकल मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोग एक दरगाह गए थे और लोगों का अक्सर मानना है कि दरगाह पे भूत प्रेतों को भगाते हैं। इसी तरह एक दिन मेरे पिताजी हम लोगों को अमावस के दिन लेके गए। दरगाह पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। फिर हमने होटल में खाना खाया। उस रात चांद भी नहीं दिख रहा था। मैंने थोड़ी दूरी पर देखा, वहां एक औरत बैठी थी जो कि लगातार मुझे घूर के देख रही थी। सच कहूं तो मुझे उसको देखते ही अचानक से हंसी आ गई और मैं जोर जोर से हंसने लगा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। इसके बाद मैं और मेरा भाई होटल में जाकर सो गए। उस वक्त मेरे पिताजी दरगाह में थे, पर जब वो वापस होटल पहुंचे तो उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगी। रात में वो किसी तरह चुपचाप सो गए। फिर इसके बाद हम सभी लोग घर आ गए। दोस्तों, घर आने के बाद कुछ नहीं हुआ, पर इसके अगले दिन जब मैं सोया तो रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त मेरे माता पिता वही घर के बाहर थोड़ा वॉक पे चले गए थे। उनके जाने के बाद मुझे लगने लगा कि कोई मेरे सर के पास आकर बैठा है और कान में फूंक मार रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा भी लगने लगा कि जैसे कोई हाथ मेरे सर को सहला रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी आंखें खुली
तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ सोचता कि इससे पहले ही अचानक कोई मेरे सामने से भागा, जिसके बाद मैं थोड़ा डर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। माता पिता के घर आते ही मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी चिल्लाने लगे। वो मुझसे कहने लगे कि तुझे हंसना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ माँ मुझे ताबीज़ पहनाने वाली थी, पर मैं लगातार मना कर रहा था। मैंने माँ से कहा कि शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर दोस्तों मैं चुपचाप सो गया। पर इसके आगे की बात शायद आप लोग यकीन करोगे या नहीं मालूम, पर यकीन मानिए, जब मैं सोया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी रूह बाहर निकल गई और मैं खुद को सोते हुए देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई अलग दुनिया में आ गया हूं। इसके बाद जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि एक जले हुए मुंह का आदमी ठीक मेरे सामने आया और मुझे घूरने लगा। मैं जैसे ही थोड़ा सा पीछे हुआ तो वो सीधा मेरा गला दबाने लगा। मैं तो डर के मारे आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। दोस्तों, जैसे ही उसके हाथ पीछे हुए तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं लगातार आयतल कुर्सी पढ़ने का बार बार प्रयास कर रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरे मुंह से एक जोरों की चीख निकली। माँ दौड़कर मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी। दोस्तों, जब मैं उठा तो मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे। माँ ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि मैंने तुझे कहा था तावीज़ पहन ले। सच कहूं तो दोस्तों, जब से मैंने तावीज़ पहना है उसके बाद से मेरे साथ अब तक तो कुछ नहीं हुआ। बस मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि कभी भी आप इन शक्तियों को चैलेंज तो बिल्कुल मत करना। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयान की कुछ कहानियां। आशा करूंगा कि आपको इनकी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं राजस्थान से हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 7-8 महीने पहले की है। उस टाइम मेरी छुट्टियां चल रही थी। मैं रोज रात को छत पर अकेला सोता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत प्रेत इन चीजों से डर नहीं लगता है। तो ठीक इसी तरह एक रात मैं छत पर अकेला सो रहा था। उस वक्त लगभग रात के 12 या 1 बज रहे होंगे कि अचानक मुझे मेरे पैरों के पास कुछ भारी भारी सा लगने लगा। मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि हमारे छत से 1-2 पुराने घर लगे हुए हैं। उन घरों के अंदर कोई नहीं रहता है, तो अक्सर उन घरों की छतों पर से हमारी छत पर कई बार जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली आ जाते हैं। तो ठीक मैं उस समय शॉल ओढ़कर सो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि अंदर से ही जानवर समझकर वो जो कुछ भी था उसे मैंने एक लात मार दी। मेरा ऐसा करते ही उस चीज ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और अचानक मेरी छाती पर बैठ गया। मैंने जैसे ही शॉल हटाने के लिए अपने हाथ ऊपर किए तो उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं शॉल के अंदर से उसकी लाल आंखें देख सकता था। मैंने तुरंत मन में हनुमान चालीसा पढ़ी। सच कहूं तो कुछ ही देर में वो मेरे ऊपर से गायब हो गया था। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि आसपास की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे। मैं चुपचाप अपनी खाट पर से खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। मैं छत के चारों ओर घूमा और गाली देते हुए बोला। मैंने कहा कि कौन है यहाँ? अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। वैसे मैं हनुमान जी और भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे अपने महाकाल पर पूरा विश्वास था कि वो मेरे साथ है। मैं ये सब कहकर अपनी खाट पर बैठ गया और देखने लगा कि आखिर कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मुझे काफ़ी समय तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद थोड़ी बहुत बारिश होने लग गई। मैं चुपचाप उठकर छत पर से नीचे आ गया और सो गया। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी अपनी छत पर अकेला ही सोता हूं। उस रात जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कोई सपना देखा हो। पर दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है
मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम मैं गहरी नींद में नहीं था, मैं अपने पूरे होश में था। न जाने ऐसा क्या हुआ, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे महाकाल और मेरे हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं। और तो और जब तक वो मेरे साथ हैं तो ये शक्तियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अविनाश की कहानी। अविनाश वाकई बहादुर इंसान है। उम्मीद करता हूँ इनकी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता, बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी मजबूरी है। इसी के साथ ये पहली घटना जो कि मेरे दोस्त के साथ 10 साल पहले घटी थी, जब वो और उसका परिवार गांव गया हुआ था। दोस्तों, उनके गांव में एक तालाब था जो कि काफ़ी डरावना था। इतना डरावना कि गांव के ज़्यादातर बच्चे वहां आसपास भी नहीं जाते थे। तो ठीक मेरे दोस्त को भी उसके घर वालों ने वहां जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त वहां गया। वो उस वक्त अपने एक कज़न और उसके 2 दोस्तों के साथ गया था। तालाब के पास जाते ही उनमें से एक ने पानी में जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन बाकी लोग वहां तालाब में मछलियां पकड़ने लगे। उस वक्त मेरा दोस्त भी मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा था कि तभी कुछ देर बाद मेरे दोस्त के कज़न के जाल से उसे ही कोई खींचने लगा। वो इतनी जोर से उसे खींच रहा था कि वो सब नदी में गिर गए, पर बाकी के लोग तैरते हुए वापस आ गए, लेकिन मेरा दोस्त गायब था। सबके सब उसे ढूंढने लगे। इसी बीच जो दोस्त पानी में नहीं आया था, उसने गांव से मेरे दोस्त के परिवार वालों को बुला कर ले आया। सबके सब उसे मिलकर ढूंढने लगे। दोपहर से रात हो गई, मेरा दोस्त नहीं मिला। अगली सुबह हुई, मछुआरे को मेरा दोस्त मिला जो अचानक से पानी के ऊपर आ गया था। वो मछुआरा उसे ऊपर लाया। उसने देखा कि वो जिंदा है। वो मछुआरा उसके घर वालों को जानता था, इसीलिए वो उसे लेकर घर ले गया। मेरे दोस्त को देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि सबने उसे इतना ढूंढा था, तब वो क्यों नहीं मिला। पर खैर, वो जैसे ही होश में आया तो सबने उससे यही पूछा, लेकिन बावजूद इसके उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके दादाजी ने उसे अकेले में अच्छे से पूछा, तब उसने बताया कि जब वो जाल खींच रहे थे तब वो सबसे आगे था। उसने देखा कि जाल में कुछ अजीब सी चीज थी। जैसे ही उसने देखा तो वो अचानक डर गया, पर अचानक उस चीज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। पानी में जाने के बाद उसने देखा कि वो चीज एक मछली और एक आदमी की तरह लग रही थी। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। दोस्तों, ये बात सुनकर उसके दादाजी समझ गए थे कि आखिर बात क्या है। दादाजी ने मेरे दोस्त को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने अपने बड़े कज़न से पूछा, तब जाकर उसने बताया कि वो एक पानी का शैतान है। हमारे गांव में कहा जाता है कि उस तालाब में एक मछली की तरह दिखने वाला शैतान रहता है। उसने बहुत से लोगों को मारा है। दोस्तों, इतना सुनकर शाम को ही मेरा दोस्त गांव से शहर आ गया। फिर तकरीबन 4 साल बाद गांव से उसके घर कोई आया हुआ था। तब घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दोनों बातें करते करते उसके पिताजी का वेट करने लगे। बातों ही बातों में उस घटना का जिक्र मेरे दोस्त ने किया। तब जाकर मेरे दोस्त ने पूछा कि आखिर उस दिन वो था क्या। उसे जवाब मिला कि कई सालों से कहते आ रहे हैं कि उस तालाब में एक ऐसा शैतान रहता है जो कि इन सब का जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उस शैतान ने खुद उनके ही बड़े भाई को किनारे में मछली पकड़ते समय किनारे से ही खींचकर मार डाला था। और तो और इसके 2 दिन बाद उनकी लाश किनारे मिली। लेकिन दोस्तों, पता नहीं मेरा दोस्त कैसे बच गया। उसे तो आज भी नहीं पता कि उसने उसे बिना कुछ किए ऐसे कैसे छोड़ दिया। साथ ही दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ये दूसरी कहानी कैसे बताऊं, क्योंकि ये हादसा खुद मेरे साथ हुआ था और तो और इससे मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। तो दोस्तों, बात बहुत साल पहले की है, जब मैं अपने माता पिता के साथ किसी दूसरे शहर में रहता था, क्योंकि वहाँ मेरे पिताजी जॉब करते थे। मेरे पिताजी शादी के बाद से वहाँ रहते आए हैं और मेरा बचपन भी वहीं बीता है।
उस वक्त हम किराए के घर में रहते थे। सच कहूं तो ये सब भी वहीं से शुरू हुआ है, जो कि मेरे साथ अब तक है। दोस्तों, जब मैं पहली बार उस घर में आया था तब मैं सिर्फ 1 महीने का था। माँ बताती है कि जब वो दोपहर में आराम कर रही थी तब मैं अपने आप ही छत पर पहुंच जाता था और कड़ी धूप से रोने लगता था। फिर माँ मुझे नीचे लेकर आती। नहीं मालूम कि मैं ऊपर कैसे जाता। हम 3 लोगों के अलावा उस घर में और कोई नहीं रहता था। दोस्तों, 7 सालों तक यही होता रहा। फिर इसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, मगर ट्रांसफ़र होने के बाद भी ये सब नहीं रुका। और तो और ये सब कुछ और भी ज़्यादा हो रहा था। मुझे याद है कि मैं एक दिन छत पर खड़ा होकर एक खाली बाउंड्री को देख रहा था। फिर जब मैं अपने साथ वाले घर की तरफ मुड़ा तो वहाँ मैंने एक काले कपड़ों में एक लड़की को देखा, जो कि शायद मेरी ही उम्र की थी, पर मैंने उसको वहाँ पर कभी नहीं देखा था। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर में माँ ने मुझे नीचे बुलाया और मैं चुपचाप नीचे चला गया। फिर बहुत दिन तक मैंने उसे नहीं देखा, पर अचानक एक दिन मैंने उसे स्कूल के रास्ते में देखा। मेरे स्कूल का रास्ता कुछ दूर सुनसान इलाका है। मैंने ठीक उसे वहां पर देखा था। वो दोबारा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार वो मेरे पास आई और मुझे एक चॉकलेट दी। मैंने उसकी चॉकलेट नहीं लिया तो वो मुझसे बोली कि ठीक है मत लो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? दोस्तों, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही खेलता हूँ। पर फिर भी मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो मुस्कुराई और मेरे साथ साथ चलने लगी। वो मुझसे बातें कर रही थी। उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। फिर थोड़ी दूर एक मोड़ छोड़कर एक मंदिर आया, पर उससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं कल यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं बहुत साल बाद आऊँगी, तो क्या आज तुम शाम को मुझसे मिलोगे? दोस्तों, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसे मना नहीं कर पाया। सच कहूँ तो यही मेरी आज तक की बहुत बड़ी गलती थी। न जाने क्यों, पर मैं पूरे दिन उस लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर शाम होते ही मैं उससे मिलने के लिए चला गया। वो उस दिन लाल कपड़े पहनकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही वो मुझे अपने घर लेकर गई और हमने वहाँ बहुत देर तक उसके साथ खेला। उसके घर जाकर हमने बहुत देर तक खेला। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैंने उससे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, उस लड़की ने मुझसे कहा कि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ और बहुत साल बाद आऊँगी। मैंने उससे तुरंत कहा, लेकिन हम तो आज ही मिले हैं, अगर मुझे तुमसे बात करनी हो तो? उसने मुझसे सवाल किया कि अगर वो सालों बाद मिले तो क्या मैं उसे भूल जाऊँगा? मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। इसके बाद उसने मुझे ब्रेसलेट दिया और कहा कि वो मुझसे 10 साल बाद मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैंने चुपचाप उस ब्रेसलेट को अपने बैग में रख दिया। इसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह होता रहा। धीरे धीरे मैं उस ब्रेसलेट को भूल गया था। तब तक मैं 18 साल का हो गया था। इस बीच मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। एक दिन रात के समय मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। वो मुझसे कह रही थी कि वो घर में अकेली बैल्कनी में खड़ी थी कि तभी अचानक से उनके किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ कोई नहीं था। इसी बीच उसके घर की लाइट चली गई। फिर उसे बगल वाले कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, पर जब वो कमरे में पहुंची तो वही गुर्राने की आवाज़ किचन से आने लगी। उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे कॉल लगा दिया। दोस्तों, वो मुझे अपने घर बुलाने लगी। मैं तुरंत उसके घर पर चला गया। उसने मुझे बताया कि वो बहुत दिनों से यही सब महसूस कर रही थी। अक्सर जब भी वो छत पर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो आज सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तब उसने एक लड़की को देखा जो कि 2-3 सेकंड दिखी, फिर गायब हो गई। बात करते करते मेरी आंख लग गई, पर अचानक आधी रात को दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठ गया
उस वक्त अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे तैसे रात कटी। मैं जब सुबह घर जाने लगा तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेगी, उसको यहाँ अकेले रहने में डर लगता है। मैंने उससे कहा ठीक है। मैं उसे अपने साथ ले आया। चलते चलते कुछ दूर मैंने उस लड़की को दोबारा देखा, वही लड़की जिसने मुझे ब्रेसलेट दिया था। लेकिन पहली बार मैं उसे देखकर पहचान नहीं पाया। फिर हम मेरे घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मुझे उस लड़की के बारे में याद आ गया। मैं दोबारा उस लड़की से मिलने उस जगह पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैंने उसे कई सालों बाद देखा था। मैं तो उसे लगभग भूल ही गया था, पर मैं कहता भी तो क्या। मैं चुपचाप घर आ गया और सीधा स्टोर रूम में गया। मैंने वहां पर ट्रैक में मेरी कुछ चीजें रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद एक बॉक्स में मुझे वो ब्रेसलेट मिला। उस ब्रेसलेट को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया। मैंने चुपचाप उस ब्रेसलेट को पहन लिया। फिर 1 हफ्ते तक मैं रोज उस लड़की को ढूंढने वहीं जाता रहा, पर वो वहां होती ही नहीं थी। कुछ समय बाद एक दिन मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। उसी बीच में मैं कहीं खड़ा होकर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से मुझे एक लड़की ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही लड़की थी। उसने मुझसे तुरंत कहा कि क्या मैं तुम्हें याद हूं। मैंने उससे हाँ कहा और उसे गले लगाया। फिर हमने बहुत देर तक बातें की। फिर मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। मैंने उससे कहा इतने सालों बाद तुमने मुझे ढूंढा कैसे। मेरी इस बात से वो एकदम चुप हो गई। उसने कहा इतने सालों बाद मिले हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मैंने उससे कहा कि आज नहीं, कल चलते हैं। उसने ठीक है कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। उसने कहा नहीं, वो खुद चली जाएगी। इसके बाद मैं वहां से चला गया। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसके ठीक अगले दिन मैं उस लड़की से मिलने गया। हमने पूरा दिन एंजॉय किया, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे उस दिन किया था। फिर शाम होते ही मैं घर जाने लगा। मैंने उस लड़की से फिर से पूछा कि क्या मैं उसे घर छोड़ दूं, तो उसने मुझे फिर से मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि हम इतने सालों बाद मिले हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा। उस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ दिनों के लिए आई हूं, इसके बाद वो वापस चली जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जाओगी। उसने मुझे बताया कि वो अपने परिवार वालों के पास जा रही है, वो भी 3-4 दिनों के बाद। मैंने उससे कहा कि क्या हमेशा के लिए। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने हर साल आया करेगी। इसके बाद हमने थोड़ी देर और बातें की। फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए। मुझे वहां से निकलते निकलते शाम के 5 बज गए थे। मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंचा और फिर बैठकर टीवी देखने लगा। मेरे घर में उस समय कोई नहीं था। इसी बीच अचानक से मुझे मेरी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि उनको मामा का कॉल आया था, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और पिताजी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। पिताजी आईसीयू में है। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर पहले एक पुल आता है। लोग बताते हैं कि उस पुल में रात के टाइम कई लोगों को एक भयानक सी दिखने वाली डायन दिखती है। ये बात मुझे भी पता थी, लेकिन मुझे वहाँ जल्दी जाना था। मैं उस पुल के बीचों बीच पहुंचा और वहाँ एक औरत अंधेरे में जोर जोर से कूद रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो एकदम से मुड़ी और मेरी तरफ दौड़कर आने लगी। मैं उसे देखकर वहीं जम गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना घबरा गया कि अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद मेरी आंखें घर में खुली। आसपास मेरी माँ और मामा खड़े थे। फिर ये बात मैंने सबको बताई। मेरे मामा ने मुझे हनुमान जी का लॉकेट दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। दोस्तों, इसके करीब 1 हफ्ते बाद मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल से लेकर घर आ गया। इसके बाद मैं मामा को बस स्टॉप पर छोड़ने चला गया। मामा को छोड़ने के बाद मैं आ ही रहा था कि अचानक वो लड़की मेरे सामने आ गई। मेरे सामने आते ही उसने मुझसे कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बचपन से ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुम छत पर आते थे तब मैं हर समय तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन फिर मुझे अपनी दुनिया में किसी वजह से वापस जाना पड़ा। मैं बस तुमसे यही बात कहने आई हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। दोस्तों, मुझे इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कुछ बोल पाता कि मेरे दिमाग में मेरे परिवार का ख्याल आया
क्योंकि मेरे अलावा उनका था ही कौन। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरे परिवार का मेरे अलावा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, इसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए कहीं धुएं में गायब हो गई। इसके बाद से लेकर आज तक वो मुझे दोबारा कहीं नहीं दिखी और ये पूरी घटना और वाकया मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। न जाने आपको मेरी ये कहानी कितनी सच्ची लगेगी, मैं नहीं जानता, मगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने आपसे साझा किया है। मैं बस आपसे कमेंट्स में जानना चाहता हूँ कि क्या आप में से भी किसी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है या नहीं। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तुशान है, मैं आसाम में रहता हूँ। ये कहानी आज से कम 20 साल पुरानी है। एक बार की बात है, मेरे मामा का घर गांव में था। मामा का गांव काफ़ी सुंदर, चारों तरफ खेत और पहाड़ थे। यूँ मानिए एक तरह का जन्नत है। अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरा भाई हम दोनों मामा के गांव जाते थे, तो ठीक उस बार भी मैं गया हुआ था। आपको बता दूं कि आसाम में जून जुलाई में काफ़ी बारिश होती है। मेरी उम्र के दोस्त वहाँ पर नाव में घूमते थे। काफ़ी सुंदर पल था वो सब। एक दिन सुबह एक लड़का आकर मुझसे कहने लगा कि तुम लोग तो शहर में रहते हो, आओ चलो आज मैं तुम्हें नाव में घुमाता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि वो मुझसे 4 या 5 साल छोटा था। तब मेरी उम्र तकरीबन 10 या 11 साल की होगी। मैं उस दिन माँ को बिना बताए उनके साथ नाव में घूमने लगा। जब मैं घर लौटा तब माँ ने खूब पिटाई की, क्योंकि हमें तैरना नहीं आता था। साथ ही साथ कसम भी दी कि आगे कभी भी उनके साथ नाव में नहीं जाओगे। मैं रोता रहा, मैं कहने लगा कि नहीं जाऊंगा। पर दोस्तों, उस दिन जब मैं नाव में घूम रहा था तब मैंने देखा कि नदी में एक बड़ी सी मछली उछल रही थी। मेरे दोस्त ने कहा, देखो यार कितनी बड़ी मछली है, अगर मेरे पास जाल होता तो उसे पकड़कर सबको खाना खिलाता। मैंने उससे कहा था कि पानी इतना गहरा नहीं है, तुम एक बार उतर कर देखो, शायद वो पकड़ में आ जाए। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। इसके बाद वो पानी में कूदकर मछली के पीछे पीछे तैरने लगा, पर वो मछली कभी इधर तो कभी उधर। काफी मशक्कत करने के बाद भी आखिरकार मछली उसके हाथ नहीं आई। फिर बाद में मेरे दोस्त ने कहा कि आज तो तू बच गई, लेकिन कल मैं जाल लेकर आऊंगा और तुझे पकड़कर ही रहूंगा। ये बोलकर हम लोग घर आ गए, पर मुझे माँ से बहुत डांट पड़ी। लेकिन इसके दूसरे दिन वो दोस्त फिर से आया और चुपके से मुझे बुलाने लगा। उसने मुझसे कहा कि सुन, मैंने एक धनुष बनाया है और एक लोहे का तीर भी, मैं आज उसको मार कर ही रहूंगा, तू चलेगा मेरे साथ। मैं भी दोस्तों छोटा ही था, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। मैं कल रात की पिटाई बिल्कुल भूल चुका था। मैं जाने ही वाला था कि तभी माँ ने मुझे देख लिया और तुरंत 2-4 चांटे और लगाए। मुझसे कहने लगी कि मैं कल ही घर चली जाऊंगी और वहां जाकर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे कारनामे के बारे में बताऊंगी, और याद रखना हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैंने तुरंत माँ को सॉरी बोलकर कहानी को खत्म कर दिया। मैंने दोस्त को कहा तू जा, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा करते करते 1-2 दिन बीत गए। मेरा दोस्त अक्सर अपनी माँ को बताता कि माँ उस पहाड़ी के नीचे खाई में एक बड़ी मछली है, मैंने बहुत बार देखा, मैंने धनुष भी बनाया, मैं उसका शिकार करके ही रहूँगा। दोस्तों, वो सब गांव के लड़के थे, इसलिए ये सब उनके लिए आम बात थी, लेकिन मेरे लिए ये सब नया था, इसलिए मैं जाना चाहता था, पर मैं पिताजी के डर से नहीं जा पाया। खैर रात हुई और मैं खाना खाकर सो गया। रात को किसी ने मुझे बुलाया। वो आवाज़ कह रही थी कि तुशान, माँ अगर सो गई तो चलो नाव से चलते हैं और उस मछली को मार कर आते हैं। मैं तुरंत फट से उठा और इधर उधर देखने लगा। मैंने गौर से सुना तो पता चला कि ये तो उसी दोस्त की आवाज़ है। मैंने उससे कहा कितनी रात को मैं नहीं जाऊँगा, माँ मारेगी। पर बाहर से आवाज़ आई कि देख चुपके से आजा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं धीरे धीरे बाहर गया। मैंने देखा कि वो धनुष लेकर बाहर खड़ा था। मैं चुपके से आवाज़ लगाया, नाव रेडी है क्या? कि तभी मुझे किसी ने जोर से एक चांटा मारा। मैं अचानक होश में आ गया। देखा कि मैं बिस्तर पर ही था। वो थप्पड़ माँ की थी। माँ मुझसे कहने लगी, कितनी बार कहा
कि नाव में मत घूमो, देखो अभी रात को भी मछली और नाव की बातें करते हो। दोस्तों सच कहूँ तो मुझे उस रात बहुत डर लगा, क्योंकि गांव में अक्सर मैंने भूत की कई कहानियां सुनी थी। मुझे लगा कि कहीं ये भूत तो नहीं है। सुबह होते ही मैंने अपने दोस्तों को कल रात की कहानी बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं सो रहा था और मुझे लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कल वापस घर चले जाएंगे। अब मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाएगी। तुम सब अपना ख्याल रखना, अगले साल मिलेंगे। मैंने मन में थोड़ी उदासी लेकर उन सबको बाय बोल दिया। इसके बाद वो हंसते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? यहाँ रहो, हम जैसी मौज मस्ती होगी, शहर में कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। मैं वहां से वापस लौट रहा था कि तभी मैंने देखा मेरा वो दोस्त धनुष लेकर नाव में चढ़कर बोला कि आज तो मैं उसे मारकर ही घर आऊंगा, और हाँ, तुम अगर यहाँ रहोगे तो रात का खाना मेरे घर में ही खाना। इतना कहकर वो नाव में बैठकर चले गए। दिन बीतता गया, दोपहर हो गई। इसके बाद मेरे दोस्त की माँ मेरी माँ से पूछने आई कि उनका बेटा क्या मेरे साथ है। तब मैंने पूरी कहानी बता दी कि वो नाव लेकर मछली पकड़ने गया है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि कितनी बार मैंने उसे मना किया कि उस खाई में कोई मछली नहीं है, कोई अनजान शक्ति है जो कि अलग अलग रूप लेकर वहां घूमती रहती है। मेरे मना करने के बाद भी उसने वो धनुष बनाया और बोलने लगा कि उस मछली को मारकर ही रहूंगा। दोस्तों इसके बाद गांव में एक अजीब सी हलचल सी मच गई। सभी लोग नाव लेकर तुरंत उस खाई के पास गए। वहां पहुंचकर सबने देखा कि नाव भी वही है और उसने जो बनियान पहना था वो भी नाव पर ही था, लेकिन उसका धनुष सिर्फ पानी में तैर रहा था, पर वो कहीं नहीं दिख रहा था। लोग पानी में उतरकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बहुत देर बाद किसी ने कहा कि अरे मिला। लोगों में एकदम हलचल सी मच गई। वो पानी के नीचे बैठे हुए थे। कुछ लोग उसे उठाकर ऊपर ले आए, पर मेरे दोस्त की बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। सभी लोग रोने लगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। पर मुझे पता लग गया कि अब मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद गांव में मातम सा छा गया। मैं काफी डर गया था। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों ने कहा कि इस पानी के साथ बुरी आत्मा भी बहकर आती है और शायद उसने ही उसकी जान ली है। दोस्तों सच कहूं तो मुझे आज भी उस दोस्त की याद आती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मुझे भी उसके बाद वो हर रात सपने में आता है और मुझे बुलाता रहता है। दोस्तों मैं जब भी कभी भी नदी या तालाब के पास से गुजरता हूं तो वही आवाज अभी भी आती है, जैसे किसी ने डुबकी लगाई हो। अब पता नहीं, या तो कोई आत्मा मेरा पीछा कर रही है या फिर मेरा वही दोस्त जो कि आज भी मुझे एहसास दिलाता रहता है कि वो अभी भी मेरे साथ ही रहता है। बाकी जब भी मुझे ऐसा एहसास होता है तो मैं जीसस को प्रे करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और अगर कोई बुरी आत्मा अभी भी पीछा कर रही है तो जीसस के नाम से उसका प्लान कैंसिल हो जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूं, पर हाँ, मैं इस बार अपने दोस्त का नाम नहीं बताना चाहता जिसके साथ ये घटना घटी थी। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मेरा दोस्त इंश्योरेंस में काम करता है और अक्सर पॉलिसी सेल करने के लिए उसे क्लाइंट के दिए हुए टाइम पर ही उसको उनके घर पर जाना पड़ता था। बस एक दिन क्लाइंट ने उसको इवनिंग में 7 बजे का टाइम दिया। उसने एड्रेस भी दिया, दुर्गा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 3C, 4th फ्लोर। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चलो तुम भी फ्री हो, चलो एक कॉल करके आ जाते हैं, एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। दोस्तों मैं भी उसके साथ चला गया। मुझे अभी भी याद है कि ठीक 6:55 को हम लोग क्लाइंट के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुके थे। मेरे दोस्त ने वहां पहुंचकर क्लाइंट को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ था। सिक्योरिटी बिल्डिंग में नहीं था, तो किसी को वो पूछ भी नहीं सकता था कि वो यहाँ पर है कि नहीं। आखिर में मेरे दोस्त ने कहा कि चलो सीधा उसके फ्लोर पर चलते हैं और डायरेक्ट दरवाज़ा नॉक करेंगे। वो अगर हमें वहाँ मिला तो हम उसे प्लान समझाकर आ जाएंगे। मैंने उससे कहा कि भाई तू जा, मैं नीचे ही ठीक हूँ। पर मेरे दोस्त बोलता रहा कि चलना जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मैंने तो जाने से मना किया, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले गया। हम लिफ्ट से ऊपर जा ही रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली गई। लिफ्ट से निकलते ही
हमने उस क्लाइंट को फ़ोन लगाया, लेकिन अभी भी नॉट रीचेबल ही था। साथ ही मेरे दोस्त के साथ भी पजल हो गया, वो फ्लैट का नंबर ही भूल गया। मैंने उससे कहा कि तुम एक नंबर के पागल हो, एड्रेस मैसेज में लेना चाहिए था, अब फ़ोन भी नहीं लग रहा, ऊपर से बिजली भी नहीं है। रुक, मैं सामने के फ्लैट का दरवाज़ा नॉक करता हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो पाया कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। हम आवाज़ लगाने वाले ही थे कि एक छोटी सी लड़की आई और हमें देखकर हंसने लगी। मेरे दोस्त ने कहा कि बेटी माँ घर पर है तो उनको बुलाओ, पर वो बच्ची कुछ ना बोलते हुए बस हंसते जा रही थी। इसी बीच अंदर से आवाज़ आई, कौन है, अंदर चले आओ। दोस्तों, हम दोनों दिल में कश्मकश लेकर अंदर चले गए। हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि एक औरत पीछे मुड़कर रसोई में कुछ बना रही थी कि तभी मेरे दोस्त ने कहा कि आंटी, मिस्टर कलिता का फ्लैट नंबर आपको मालूम है? हम दरअसल इंश्योरेंस से आए हैं, बस उनका फ्लैट नंबर भूल गए हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता दो। इसी बीच छोटी सी बच्ची फिर से आई और हमें देखकर हंसने लगी। उस वक्त मेरे दोस्त को तब गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा, पर तभी उस औरत ने कहा कि कैसा इंश्योरेंस, मुझे भी दिखा दो, मैं भी खोल लूंगी। दोस्तों, मेरे दोस्त को लगा कि एक और क्लाइंट मिल गया। दोस्त ने तुरंत कहा कि क्या हम बैठ सकते हैं? उस औरत ने बिना मुंह घुमाए ही कहा, हाँ जी बैठ जाओ। मेरा दोस्त और मैं आराम से बैठ गए। कुछ समय बाद वो औरत हमारे सामने आई। उसका मुंह ओढ़नी से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी थोड़ी आंखें ही दिख रही थी। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो औरत मुस्लिम है। वो औरत थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि क्या इंश्योरेंस है, मुझे भी दिखाओ। मेरे दोस्त ने तुरंत प्लान शो किया। बीच बीच में वो छोटी सी बच्ची आती और हमें देखकर हंसती और फिर भाग जाती। हमें लगा कि शायद बच्ची थोड़ी पागल है। मेरा दोस्त प्लान समझाने में लगा हुआ था कि तभी वो औरत बोली कि आप मेरी बेटी के साथ खेलो, जब तक हम बात करते हैं। मैं इस उलझन में था कि जाऊं कि ना जाऊं, पर मैं उठा और बच्ची के पास गया। वो बच्ची मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे किसी को बहुत दिनों बाद देख रही हो। मैंने उससे तुरंत उसका नाम पूछा, पर वो बच्ची फिर से मुस्कुराने लगी। वो बच्ची तुरंत दौड़कर अंदर गई। मैं भी पीछे पीछे गया और अंदर जाकर जो मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वो छोटी सी बच्ची बिना किसी मदद के दीवार चढ़कर ऊपर में लटके हुए बैग से एक खिलौना निकाल कर लाई और मेरे हाथ में देकर हंसने लगी। मैं डर के मारे फट से दौड़कर अपने दोस्त के पास गया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त तो बेहोश पड़ा हुआ है और वो औरत भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था, बस अंदर के एक रूम से हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसी बीच मेरे दोस्त का फोन रिंग हो गया। मैंने तुरंत पिक किया। फोन उठाते ही आवाज आई कि अरे तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो तुरंत ही उस फोन पर उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके कुछ टाइम बाद क्लाइंट अपने साथ 2-3 लोग लेकर उस फ्लैट में आया और हमें उस फ्लैट से बाहर निकाला। कुछ समय बाद जब मेरे दोस्त को होश आया तब उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि जब वो बात कर रही थी तब उस औरत ने अपनी सीट से बिना कुछ किए फ्रिज खोल दिया। उसका हाथ इतना लंबा हो गया था कि जहां पर वो बैठी थी वहां से उसका हाथ फ्रिज तक लंबा होता चला गया। वो औरत कहने लगी कि मैं ये इंश्योरेंस खोलूंगी, लेकिन तुम्हें हर दिन मेरे बच्चे के साथ खेलना होगा। तुम अपनी कंपनी से पूछ सकते हो कि क्या मरे हुए लोगों की भी इंश्योरेंस होती है। दोस्तों, इसके बाद मेरे दोस्त को कुछ भी होश नहीं था। फिर उस क्लाइंट ने कहा कि आज से 6 महीने पहले उस फ्लैट में एक तांत्रिक रहता था। उसके पास हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। एक दिन एक औरत आई और एक छोटी सी बच्ची के साथ उसके साथ ही रहने लगी। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन एक दिन अचानक उस औरत की डेड बॉडी मिली। वो और उसकी बेटी दोनों मरे हुए थे। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, तब से ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। और तो और कभी कभी रात को पूरी बिल्डिंग में एक छोटी सी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मैं और मेरे दोस्त दोनों के होश उड़ गए। हम तो चाह कर भी कुछ कहने के लायक नहीं रहे थे। नहीं मालूम आपको इस कहानी पर यकीन आएगा कि नहीं, मगर जो हमारे साथ हुआ
वो हमने आप सभी के सामने रख दिया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी हमारी आज की कहानियां। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कहानियों के साथ साथ मज़ा भी ज़रूर आया होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।